नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टीएमए पे। हम बीते कई दिनों से आपके सिलेबस के अंदर जो लिटरेरी पीरियड्स दे रखे हैं उससे संबंधित बातें कर रहे हैं। अभी तक हमने रेनेसा, जैकबियन, मेटाफिजिकल, रोमांटिक एरा, विक्टोरियन एरा, न्यू क्लासिकल एरा, इन सारे एरास को पढ़ते हुए आके आज हम बात करने वाले हैं आपके सिलेबस के दो महत्वपूर्ण लिटरेरी पीरियड्स पर, जहाँ पर हम बात करेंगे मॉडर्न एज की और उसके साथ ही पोस्ट मॉडर्न एज। ये दो एज जहाँ पर विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और वाकई में स्थिति ऐसी होती है यहाँ पर, क्योंकि रचनाएं यहाँ पे बहुत सारी हैं। आपको टी एस इलियट, डब्ल्यू बी ईट्स, गाल्सवर्दी, इसके बाद जी बी शॉ, वर्जीनिया वुल्फ जैसे बड़े बड़े राइटर्स मॉडर्न एरा के अंदर देखने को मिलते हैं। वहीं पर आप पोस्ट मॉडर्न में जाते हैं तो वहाँ पर आपको सैमुअल बेकेट हैं, स्टीवन वॉलेस हैं, ये बड़े राइटर जो हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन है, दो इन्फॉर्मेशन है, कुछ स्टूडेंट्स जो नए आए हैं या फिर जो पुराने भी हैं वो ध्यान से सुन लें। ये लिटरेरी पीरियड्स की क्लास के साथ ही जो आपका लिटरेचर का सेक्शन दे रखा है सिलेबस में वो पूरा हो जाता है। आपके लिए अब मस्ट हो जाता है कि आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि आज के बाद हम एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर करवाने वाले हैं। जो हमारा पुराना एक एजेंडा चल रहा था जिसमें हम लोग वोकेब की बात कर रहे थे, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है वो टीचिंग मेथड्स के होते हैं, फिर हमारे लिटरेचर के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं और साथ ही में ग्रामर के भी। वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस सिस्टमेटिक तरीके से कल से पुनः शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम के मात्र 10 दिन बचे हैं। तो इन 10 दिनों के अंदर ज़रूरी है कि एक बार आपका कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो सके। और अब यहाँ से मैं नहीं मानता कि और एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता होनी चाहिए। जो कंटेंट आपने पढ़ा है उसके ऊपर यकीन कीजिए और उसको अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि रिवीजन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये जो क्लासेस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ये भी आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीज़न है, मैं थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, कहाँ पर मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि समझाने की आवश्यकता है तो वहाँ पर मैं अपनी ओर से कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल से देखने की कोशिश कर रहे हैं। मोटी मोटी बातें जो हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड के बारे में उन सबको लेकर हम बात कर रहे हैं। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका। और साथ ही में अगर आप पहली बार टीएमए पर आए हैं तो आपसे ये निवेदन है मेरा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्पेशली अगर आप इंग्लिश लिटरेचर या लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट रहा है या फिर आगे आपको इंग्लिश में कुछ अच्छी तैयारियां करनी है, तो फिर ये चैनल जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि आगे आने वाले समय में एक अच्छे विजन के साथ हम यहाँ पर बहुत सारी अलग चीज़ें लेके आने वाले हैं जो आपके लिए इंग्लिश पढ़ने को थोड़ा आसान बना देगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सीधा आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये मॉडर्न एज का क्वेश्चन है, एक बार देख लेता हूँ मैं क्लैरिटी ठीक है या नहीं। ठीक है, चलो दिख रहा है आपको, है ना। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यही पैटर्न है हमारा। नए स्टूडेंट्स को बता दूं मैं, हम लोग एक क्वेश्चन के अंदर 5 से 6 जानकारियां जो है वो लेने की कोशिश करते हैं और 8 से 10 प्रश्न में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से किसी एक पीरियड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। और अभी तक आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो हम उसी अप्रोच के ऊपर चले हैं और उस अप्रोच को काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सराहा ही भी, है ना। यहाँ बात करते हैं हम। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग कोड बिलो। ठीक है, अब क्या चीज़ें हैं इस स्टेटमेंट के बारे में वो देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहला है, ये मॉडर्न एज के बारे में आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। इट बिगेन इन द अर्लियर पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, अर्लियर पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, तो ये बात ठीक है। ये जो है वो 20th सेंचुरी के अर्लियर पार्ट के अंदर ही शुरू हुआ था, क्योंकि उससे पहले हमने देखा विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज जो आपका दे रखा है इसका टाइम पीरियड रहा था 1837 से 1901। अब 1901 से ही आपका पोस्ट मॉडर्न एज जो है वो शुरू हो जाता है, तो ये बात ठीक है। मॉडर्न एज जो है वो आपका 1901 से स्टार्ट हो जाता है। इट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट टाइम ऑनर्ड टेंडेंसीज ऑफ लेटर 19th सेंचुरी। देखिए लेटर 19th सेंचुरी जो है वो इसी का पार्ट था, विक्टोरियन एज का, जहां पर हमने कुछ राइटर्स को देखा था, चार्ल्स डिकन्स को हमने वहां देखा था। और कुछ मोरल इश्यूज उठाए जाते हैं। हर रचना के पीछे अपना एक मोरल होता है और एक मोरल वर्ल्ड को पोर्ट्रे किया जाता है। जो चर्च के बनाए नियम हैं उनको फॉलो करने को कहा जाता है। इसके बाद
जो इंग्लैंड के प्रति देशभक्ति जो है वो महारानी विक्टोरिया के प्रति देशभक्ति है क्या, ठीक है। तो इतना उन अथॉरिटीज को रेस्पेक्ट किया जाता है। जब ये सारी चीजें चल रही थी, यहाँ पे ध्यान रखना, मॉडर्न एज को अगर सबसे ज्यादा प्रभावित किसी इंसिडेंट ने किया है तो फिर वो इंसिडेंट है आपका वर्ल्ड वॉर्स, क्योंकि इतनी बड़े स्तर पे तबाही हुई थी। आज हम यहाँ पर बैठे बैठे हम बात करें कि वर्ल्ड वॉर तो हमारे लिए सिर्फ एक एक घटना है, लेकिन उस समय वो लोग जो थे जिन्होंने इसको प्रत्यक्ष तौर पे देखा था, वो लोग स्थायी तौर पे अनिश्चितता में थे कि कब किस समय हमारी जान निकल जाए और कब किस समय कौन सा विध्वंस हो जाए। उन लोगों के मन के अंदर बहुत सारी अनसर्टेनिटीज थी, क्योंकि हजारों की संख्या के अंदर लोगों की मौत हो रही थी और एक तरीके से मानवता जो है वो शर्मसार हो गई थी अपने कुछ निजी हितों को पूरा करने के लिए। तो ये जो वर्ल्ड वॉर का टाइम चला था, उसने एक बहुत बड़ा इंप्रेशन छोड़ा था मॉडर्न एज के राइटर्स के ऊपर। इसी वजह से हम देखते हैं कि इम्प्रेशनिज्म नाम का मूवमेंट जो है वो भी लिटरेचर में आता है, जहां पर उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से प्रभावित होकर लिटरेचर जो है वो लिखा गया है। तो वर्ल्ड वॉर जो है वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, और हमने देखा कि ये टाइम ऑनर्ड टेंडेंसीज ऑफ अर्लियर लेटर 19th सेंचुरी जो है उसके अगेंस्ट में आया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, ये स्पेलिंग जो है उसको थोड़ा सा ठीक कर लें। इट लास्टेड अप टू अर्लियर 3 डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। देखो मॉडर्न एज जो है हम ऐसा मानते हैं तकरीबन ये जो चला था वो 1901 से 1930, ये प्योर मॉडर्न एज कहा जा सकता है। इसके बाद आप देखते हैं पोइट्री बिटवीन टू वॉर्स आपका आ जाता है। फिर 1945 के बाद हम देखते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, इसके बाद हमने पाया कि पोस्ट मॉडर्न एज जो है वो आ जाता है। तो स्टार्टिंग में हम ये बात देखते हैं कि तकरीबन इनिशियल जो 1901 से 1930 ये आपका जो समय है, यहाँ पर हम एक प्योर मॉडर्न एज जो है वो देखते हैं। तो ये बात भी ठीक है, और ये भी हमने देखा तो फिर ये भी ठीक था और ये भी ठीक था। सिंबॉलिज्म, अच्छा ये जो आपको मूवमेंट्स बता रखे हैं, सिंबॉलिज्म, इमेजिज्म, इसके बाद इम्प्रेशनिज्म, एस्थेटिसिज्म, ये सारे मूवमेंट्स हम लोग लिटरेरी मूवमेंट्स की हमारी क्लास है उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से हम इनको समझते हुए आ रहे हैं। 1-1.5 घंटे की क्लास है जहाँ पर हमने सारे लिटरेरी मूवमेंट्स को बहुत अच्छे से करवा रखा है। आपको अगर डाउट्स है तो उस क्लास को जरूर रेफर करें, तो वहाँ पर ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो स्टार्टिंग की 2 स्लाइड्स आने वाली है, अगर किसी ने मॉडर्निज्म नहीं भी पढ़ा है तो मॉडर्निज्म के जो भी की फैक्टर्स है वो सारे के सारे आपके यहाँ से क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक है। सिंबोलिज्म, इमेजिज्म, इम्प्रेशनिज्म, जो इम्प्रेशनिज्म अभी मैंने आपको बताया किसी एक घटना का किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के ऊपर कोई इंप्रेशन बनता है वो। एस्थेटिसिज्म का मतलब होता है सौंदर्यता, ठीक है। इसके बाद होता है डिकेडेंस, ये कई बार बता चुका हूँ, जिसका अर्थ होता है पतन, ठीक है। वर सम मेजर थीम्स ऑफ मॉडर्न राइटिंग, तो मॉडर्न राइटिंग की ये थीम्स थे, इनको ध्यान में रखकर चीजें लिखी जाती थी। सिंबल्स का इस्तेमाल होता था, कल्पनाओं का इस्तेमाल हम देखते हैं, फिर कुछ घटनाओं का इंप्रेशन राइटर्स के मस्तिष्क पे आ गया तो इस वजह से उसने वैसा लिखा। एस्थेटिसिज्म जो है वो भी हमने देखा। डिकेडेंस मतलब पतन हो रहा था मोरल वैल्यूज का, जहाँ पे लेटर 19th सेंचुरी के अंदर मोरल वैल्यूज की बात हो जाती है तो मॉडर्न राइटर्स इस बात को लेकर क्वेश्चन करते हैं कि जो मोरालिटी आप वहां बता रहे थे सर, आज वो मोरालिटी कहाँ गई कि लाखों की संख्या में लोगों को बेवजह मारा जा रहा है सर, और जो भोले भाले लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है उनकी हत्याएं हो रही है, तो आपकी नैतिकता जो है वो अब कहाँ है। तो मतलब जो टाइम ऑनर टेंडेंसी जो विक्टोरियन एज की थी, लिटिल विक्टोरियन एज की, वहां पर ये लोग आके उसको चैलेंज करते हैं कि सर वो चीजें सारी की सारी नैतिकता पर आधारित नहीं होती है। कई बार लोग नैतिकता के मानदंडों को पार कर जाते हैं और ऐसी विध्वंसक घटनाएं जो है वो हमारे सामने आ जाती है। तो उस नैतिकता के ऊपर सवाल उठाया कि ये कैसी नैतिकता है आपकी जो आप इतने बेकसूर लोगों को मार रहे हैं। ये मॉडर्न राइटर्स के अंदर हम देखते हैं, ठीक है। डिकेडेंस वर सम मेजर थीम्स ऑफ मॉडर्न राइटिंग, तो ये बात ठीक है, ये सारे के सारे फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं मॉडर्न एज के बारे में। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बी, सी और डी। ये चारों के चारों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। तो ये मॉडर्न एज के बारे में आपको थोड़ा सा समय देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि याद भी करवा लूँ इसको, ठीक है। सबसे पहली बात यह है, इट बिगेन इन द अर्लियर 20th सेंचुरी, जो हम देखते हैं कि 1901 से लगा के 1930 तक का एरा है, प्योरली हम उसको क्या मान सकते हैं कि वो मॉडर्न एज आपका होता है। इसके बाद है इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट टाइम ऑनर टेंडेंसी ऑफ लेटर 19th सेंचुरी, तो ये बात भी ठीक है, क्योंकि टाइम ऑनर टेंडेंसी जो चली थी, जो मोरालिटी चली थी, जहाँ पे जो अथॉरिटीज को फॉलो करने की बात थी,
उन सारी चीजों के खिलाफ एक मूवमेंट ये आया था, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीजें देख ली थी। ठीक है, इसके बाद है हमने देखा कि ये यहाँ तक चला 1901 से 1930 के आसपास तक। सिंबोलिज्म, इमेजिज्म, इम्प्रेशनिज्म, एस्थेटिसिज्म और डिकेडेंस, ये अगर पूछ लिया जाए कि ये सारे फीचर्स कौन से एरा के हैं, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, ये सारे के सारे फीचर्स जो है वो मॉडर्न एज के हैं। ठीक है, मॉडर्न एज या फिर मॉडर्निज्म, ये बात जो है वो अच्छे से आप लोग याद रखें। तो ये फीचर्स है आपके सामने मॉडर्न एज के। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जहां पर हम मॉडर्न एरा के बारे में कुछ और चीजें देखेंगे। ठीक है, अब देखना, ये बहुत बड़े बड़ी घटनाएं हैं जो आपके मॉडर्न एज को प्रभावित करती है। पहला तो हमने वो देखा, सेकंड हम ये देखेंगे। ठीक है, ये जो साइकोलॉजी में जो डेवलपमेंट हो रहे थे, क्या उन साइकोलॉजी के डेवलपमेंट ने मानव के सोचने के डायमेंशन को थोड़ा सा चेंज किया था। हम देखते हैं कि फ्रायड का उदय हुआ था, वहां पर फ्रायड ने अपनी थ्योरी दी थी, तो उसका प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्हीं के एक साथी थे युंग जो है, उन्होंने भी कुछ बातें बताई, उनका भी प्रभाव पड़ा। ये क्या क्या चीजें हैं ये देखना। सबसे पहला, सब नोशंस, नोशंस का अर्थ होता है कुछ विचार, है ना। नोशन का अर्थ होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, कुछ विचार, ये नेशन नहीं है। ठीक है, जैसे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, हमने दो तरीके के लोगों की बात करी कि कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और कुछ लोग कैसे होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो एक ये छाप जो है इसकी पड़ती है मानव के दिमाग के ऊपर उस समय के। ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये बातें लेके आते हैं फ्रायड, तो इसका प्रभाव जो है वो भी पड़ता है। इंफीरियोरिटी एंड सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब कोई इंसान थोड़ा कम अच्छा है और कोई इंसान बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इंफीरियोरिटी, कमतर मानना और किसी को ज्यादातर मानना। तो इंफीरियोरिटी एंड सुपीरियोरिटी जो है ये दोनों भी प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं पे इस एज को। इसके बाद हम बात करते हैं इडिपस कॉम्प्लेक्स। इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अगर आप लोग साइको पढ़ रहे हैं तो फिर वहां पर आपने देखा होगा कि जो तकरीबन जो फ्रायड जो बात करते हैं 4 इयर्स की एज के अंदर, ये लगभग उम्र होती है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट इसी टाइम के ऊपर होता है। यहाँ पर जो फीमेल है, जो फीमेल चाइल्ड है, अपनी लड़की है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रा। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रा। और वहीं पर मेल जो है उसमें डेवलपमेंट होता है इडिपस। ठीक है, अब इडिपस और साथ में इसको ओडिपस नहीं बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप इडिपस। इडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के प्रति क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, और वो भी कौन से पेरेंट्स, जो अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स हैं। ठीक है, अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स हैं उनके प्रति वो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। जैसे कोई मेल चाइल्ड है तो फिर वो अपने मदर से थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा, इसके बाद कोई फीमेल चाइल्ड है तो फिर वो किसके प्रति अट्रैक्ट होगा, अपने फादर से। तो ये इडिपस कॉम्प्लेक्स आया था उस समय, हमने इसको भी देखा, इससे इसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव जो है वो पड़ा। इसके बाद कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, ये लेकर आए थे युंग सर, है ना। हम देखते हैं कि ये जो युंग जो है वो इसको लेकर आए थे। इन्होंने क्या बताया था कि सर, वैसे ये बहुत साइकोलॉजी का एक पेचीदा थोड़ा टॉपिक है, इसको अगर मैं मेरी ओर से साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो ये होगा कि हमारा जो ब्रेन है उसको हम बोलते हैं, एक तो अनकॉन्शियस होता है, इसके बाद एक प्री कॉन्शियस होता है, इसके बाद एक कॉन्शियस होता है। तो अनकॉन्शियस के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है, क्या जो मतलब अपन कहते हैं ना, एक ऐसे डिजायर्स होती है जो फुलफिल नहीं हुई, उनका एक तरीके का भंडार होता है ये। ठीक है, अब ये सारे फीचर्स जो है वो, जो हर इंसान का अपना एक कॉन्शियस माइंड होता है और उसके कुछ कॉमन फीचर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। आपको इसके बारे में इतना डिटेल्स में नहीं पूछा जाएगा, बस आप तो ये ध्यान रखें कि कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, इसके बाद इडिपस कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी, ईड, ईगो, सुपर ईगो, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, ये सारे नोशंस जो डेवलप हुए उसने प्रभावित करा मॉडर्न एज को। तो ये बात ठीक है, हम इसका समर्थन करते हैं। अब देखना, साइकोलॉजिस्ट लाइक फ्रायड, यंग और साथ में एडलर, इन तीनों का नाम याद रखें। इन तीनों की थ्योरीज जो हैं उसने भी इस मूवमेंट को प्रभावित किया। इसके बाद इन दिस मूवमेंट वी ऑब्जर्व लेस डाइवर्सिटी, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। यहां पर जो लिटरेचर था वो डाइवर्स लिटरेचर लिखा गया था, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर लिखा गया था। इसके बाद सारे फॉर्म्स जो हैं वो अच्छे डेवलपमेंट के ऊपर थे, चाहे पोएट्री भी हो तो वो भी खूब लिखी गई, नॉवेल्स लिखे गए, ड्रामाज लिखे गए, तो ये सारा तो लिटरेचर जो है वो डाइवर्स था। तो हम इस सी का समर्थन नहीं करते हैं।
इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, टी.एस. इलियट, W.B. इट्स, गाल्सवर्दी, इसके बाद है G.B. शॉ, और सम मेजर राइटर्स ऑफ द पीरियड। ये बात ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। अब हमको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट अगर पूछा है तो ए, बी और डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखें आप लोग। तो ये आप, इसका आंसर निकल गया। इसके बाद नोशंस आपको याद रखने, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की बात हो जाती है, इड ईगो सुपर ईगो, इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी, इडिपस कॉम्प्लेक्स और कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, इन्होंने प्रभावित किया। इसके बाद साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी है, उन्होंने भी प्रभावित किया। और उसके बाद डाइवर्सिटी जो है इस लिटरेचर के अंदर वो खूब थी। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट राइटर्स है उनका नाम भी याद रखें। आप 5 सेकंड स्लाइड को पढ़े एक बार और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, चलिए हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब यहां देखना, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग कोड बिलो। ठीक है, कोड का ही इस्तेमाल करना है और हमें आंसर जो है वो अपने बताने हैं। देखते हैं, सबसे पहला आपके सामने ऑप्शन है, द राइटिंग ऑफ मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा की जो राइटिंग है इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब ऐसे कौन कौन से ऑथर है जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो टी.एस. इलियट, बहुत बड़ा नाम है। इसके बाद एजरा पाउंड, इनको भी याद रखना है। डायलिन थॉमस, ये भी याद रहे। जेम्स जॉइस, इसके बाद गाल्सवर्दी है, D.H. लॉरेंस है, W.H. ओडन है, एल्डोस हक्सले है और वर्जीनिया वुल्फ है और G.B. शॉ है। ये सारे के सारे नाम। जैसे हम देखते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो आया था आपका, वो मूवमेंट अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर हम देखते हैं। और उसको लेकर आने वाले में जो दो सबसे बड़े राइटर हैं उनमें नाम आता है जेम्स जॉइस और उसके बाद सेकेंड नेम आता है वर्जीनिया वुल्फ का। तो ये दोनों आपके मॉडर्न राइटर्स हो जाते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्स का नाम आप याद रखें, तो टी.एस. इलियट आ जाते हैं, एजरा पाउंड है, डायलिन थॉमस है और जेम्स जॉइस, ये तो आपके नॉवेलिस्ट हो जाते हैं। इसके बाद गाल्सवर्दी का नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। इसके बाद D.H. लॉरेंस, इनके बारे में भी खूब सारी बातें हैं। W.H. ओडन, एल्डस हक्सले, वर्जीनिया वुल्फ और G.B. शॉ। देखिए, मैं एक स्टेटमेंट के ऊपर इतना समय इसके लिए लेता हूं क्योंकि मेरा ये प्रयास होता है कि मैक्सिमम चीजें जो है वो क्लास के अंदर आपकी कवर हो जाए। अदरवाइज मैं सीधा इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको आंसर बता के यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन हम कोशिश ये नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि चीजें ज्यादा से ज्यादा आपको याद हो और सिर्फ वो चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास वो समय नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर थोड़ा स्कॉलरली नॉलेज जो है वो ले। अभी आपका काम है जो एग्जाम में पूछे जाने लायक प्रश्न है उनको हम देखेंगे। तो ये सारे राइटर्स का नाम याद रखें, एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूं मैं। टी.एस. इलियट मॉडर्न एरा के बड़े राइटर हैं, एजरा पाउंड है, डायलन थॉमस है, इसके बाद जेम्स जॉइस है, इसके बाद गाल्सवर्दी है, D.H. लॉरेंस है, W.H. ओडन है, एल्डोस हक्सले है और वर्जीनिया वुल्फ और साथ में G.B. शॉ एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं। तो ये बात ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ ओवर क्राउडिंग इन सिटीज, देखना अब यहां पर कुछ चीजें हैं, ऐसी घटनाएं हो रही थी जो इस लिटरेचर को प्रभावित कर रही थी। मतलब एक आप कह सकते हो कि अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा था उस समय। लोग किसी भी कारण से सिटीज की तरफ मूव होने लगे थे यूरोप के अंदर। अर्बनाइजेशन हो रहा था, सिटीज की जो क्राउडिंग है वो बढ़ती जा रही थी, वहां पर बहुत ज्यादा लोग होते जा रहे थे। और जब ऐसा होता है कि डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी जगह की बढ़ती है, तो वहां पर थोड़ा सा पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज होता है। और इसमें से सबसे बड़े राइटर हुए टी.एस. इलियट, उन्होंने इसका खूब विरोध किया है। ठीक है, ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो गई थी उस समय। इसके बाद इंक्रीज इन क्राइम, तो ये बात भी ठीक है कि यहाँ पर क्राइम जो है वो भी इंक्रीज होने लगा था। इसके बाद डिकेडेंस ऑफ सेक्सुअल मोरालिटी, तो ये बात भी ठीक है, सेक्सुअल मोरालिटी जो है उसका पतन होने लगा था। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो ऐसे ऐसे सेक्सुअल रिलेशंस बनने लगे थे जो एक जो पहले पुराना जो ट्रेडिशन चलता आ रहा था उसके अकॉर्डिंग वो वैलिड नहीं थे, लेकिन मॉडर्न इरा के अंदर आके वो सारी चीजें भी हमने ऑब्जर्व की है। इसके बाद है बोर्डम ऑफ सिटी लाइफ एंड लॉनलीनेस। इसके बाद कुछ राइटर्स ऐसे भी थे जो सिटी लाइफ से बोर होने लगे थे और उनको इतने सारे लोगों के बीच में घिरे होते हुए भी कभी कभार अकेलापन महसूस होता है। ये आपके साथ भी होता होगा, कभी कभार हम कई ऐसी क्राउड वाली जगह पर जाते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को अकेला पाते हैं। ये चीजें जो है इन राइटर्स के साथ भी हो रही थी। तो निश्चित तौर पर ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा था जिसने इनको प्रभावित किया। इसके बाद है कॉट द अट्रैक्शन ऑफ द राइटर्स, तो ये बात ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर राइटर्स का ध्यान जो है वो गया।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, मॉडर्न राइटर्स डू नॉट रेज क्वेश्चन अबाउट डिसीजन प्रोड्यूस्ड बाय सुप्रीम अथॉरिटीज। ये बात गलत है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। हमने बात करी जो विक्टोरियन एज है वहां पर सुप्रीम अथॉरिटीज ने कोई आपके लॉज बना दिए हैं, तो इसके बाद जो पब्लिक है उनका काम है उनको फॉलो करना, क्योंकि उस समय सामाजिक स्थितियां वैसी थी कि उनको फॉलो किया जा सके। लेकिन जब मॉडर्न एज की बात आती तो उस समय लोग जो है वो उनको फॉलो नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतना सब कुछ तबाही वो लोग देख चुके थे, इतने सारे सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस एक साथ हो रहे थे, उसमें लोग अपने आप को सहज नहीं पा रहे थे। इन सारी चीजों से परेशान होकर लोगों ने कहा कि नहीं सर, अब जो अथॉरिटीज बना रही है वो कि वो सारी बातें ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता कि जो उन्होंने बताया वो सब कुछ ठीक है तो फिर आज ये इतना बड़ा विध्वंस हम लोग नहीं देख रहे होते। इसके बाद जो सोशली जो इतना बड़ा पतन हो रहा है वो हम नहीं देख रहे होते। तो उन्होंने जो सुप्रीम अथॉरिटीज ने जो लॉज बनाए हैं, जो अपनी ओर से कुछ रूल्स दिए हैं, उनको बिल्कुल अपोज किया। और उसके अंदर भी हम कई सारे राइटर्स को देखते हैं जो उनको लेकर आते हैं, जैसे आप जीबी शॉ का नाम सुनते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ प्रॉब्लम प्लेस के लिए जाने जाते हैं, जो समाज में जो भी समस्याएं जो चल रही हैं उनको अपने नॉवेल्स के थ्रू उठाते हैं। तो मतलब ये है ना, अगर आप समस्याएं उठा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं पे अथॉरिटी जो है उसके ध्यान में वो चीज लेके जा रहे हो कि तुम्हारा जो भी वर्तमान सिस्टम चल रहा है वो उतना प्रभावी नहीं है, इट शुड बी चेंज्ड। ये सारी चीजें जो है वो लेकर आते हैं तो राइटर्स। तो हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने कोई अपोजिशन जो है इन सुप्रीम अथॉरिटीज का नहीं किया, या फिर वे डू नॉट रेज क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, दे रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द ऑन द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी। तो ये सारी बात हो जाएगी। हम इसका समर्थन नहीं करते, ए और बी जो है वो ठीक है, हमको पूछा है करेक्ट क्या है तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी। आप चाहें तो इसको भी एक बार अच्छे से पढ़े और कोशिश करें इन राइटर्स का नाम याद रख लें। फिर से बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स अगर नए हैं, आपको किसी पर्टिकुलर लिटरेरी पीरियड्स के अंदर क्या पढ़ना है वो ध्यान रखें। एक लिटरेरी पीरियड अगर आपको दे रखा है तो सबसे पहले तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके फीचर्स पढ़ेंगे, आप उसके बैकग्राउंड पढ़ेंगे, ऐसी क्या चीजें थी जो उस मूवमेंट को लेकर आई, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑथर्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑथर्स आप पढ़ेंगे और उसके बाद थर्ड नंबर पे आप चीज पढ़ेंगे उनकी वर्क्स को पढ़ेंगे। ध्यान रखना है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक सीक्वेंस को छोड़ देते हैं, सबसे पहला फीचर्स याद नहीं करते हैं, बैकग्राउंड नहीं पढ़ते हैं और सीधा राइटर के वर्क्स को पढ़ने जाते हैं, तो फिर आपको वो याद नहीं होने वाले, और याद हो भी गए तो फिर वो मिक्सअप हो जाएंगे। आप कोशिश करें पहले आपके फीचर्स और बैकग्राउंड अच्छे तरीके से कंप्लीट है उस पर्टिकुलर एरा के बारे में, फिर आप ये याद रखिए कि उस पर्टिकुलर एरा के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑथर्स थे जो उस एरा को रिप्रेजेंट करते थे। जैसे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें, हमने देखा कि रेनेसा के अंदर ऐसे कौन से राइटर्स हैं जो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। रेनेसा के अंदर हमने देखा, सबसे पहले एलिजाबेथन एज की बात करें तो हमने देखा कि विलियम शेक्सपियर का नाम आता है वहां पर बेन जॉनसन का नाम आता है। ये दो नाम जो है वो बड़े नाम है, तो उनको आप याद रखें। इसके बाद यूनिवर्सिटी विट्स में आप देखते हैं क्रिस्टोफर मार्लो एक सेंटर फिगर है, उनको आप याद रख सकते हैं। फिर हम जैसे ही वहां से हम आगे बढ़ते हैं जैकबियन एज में आते हैं, तो फिर वहां पर आपको ध्यान रखना है मिल्टन का नाम जो है वो स्पेशली आप याद रखें। इसके बाद हम वहां से मूव करते हैं, हम न्यो क्लासिकल एज पर आते हैं, तो फिर वहां पर ड्राइडन का नाम याद रखें, पोप का नाम याद रखें। इसके बाद हम वहां से मेटाफिजिक्स पे आते हैं, तो फिर वहां पर हमको जॉन डन और उनके कुछ साथी हैं रिचर्ड क्रेशो, हर्बर्ट वगैरह, उनका नाम याद रखना है। फिर विक्टोरियन एज के ऊपर हम आते हैं तो उसमें चार्ल्स डिकन्स जो है वो बड़ा नाम है, उनको याद रखें। यहाँ पे मॉडर्न एज में आते हैं तो हम टी एस इलियट की बात करते हैं, हम यहाँ पर डब्ल्यू बी ईट्स की बातें करते हैं, फिर हम जीबी शॉ जो है वो बड़े नॉवलिस्ट हैं उनकी बात करते हैं। तो ये सारे राइटर्स हैं। तो पहला काम है रिप्रेजेंटेटिव ऑथर्स, उनके साथ कौन कौन है उनको याद रखें। फिर रोमांटिक एरा की आप बात करें तो वहाँ पर आप जेन ऑस्टिन का नाम याद रखें। इसके बाद आप वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज, इसके बाद कीट्स, शेली, इनका नाम याद रखें। ये इंपॉर्टेंट नेम्स है, तो ये जरूरी है। पहला आप फीचर्स पढ़े, फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव ऑथर्स पढ़े, और इसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब हम उस स्थिति के अंदर आ गए हैं कि एक राइटर की रचनाओं को हम याद कर सके तो फिर वो आप करें, ठीक है। इसके बाद अगली स्लाइड पे आते हैं हम। इसमें बोला है टी एस इलियट इज कॉल्ड द ग्रेट मास्टर ऑफ द सिटी थीम अमंग द मॉडर्न पोइट्स। तो टी एस इलियट की रचनाओं के अंदर हम देखते हैं कि जो सिटी है, स्पेशली ये अर्बन लाइफ को क्रिटिसाइज करते हुए भी नजर आते हैं, ठीक है। तो सिटी लाइफ जो है वो एक मेजर थीम रहती है टी एस इलियट की रचनाओं के अंदर। आप वेस्टलैंड पढ़ के आए होंगे, या फिर नहीं पढ़ा तो निश्चित तौर पर आगे जाके पढ़ेंगे अगर आप लिटरेचर को अच्छा करना चाह रहे हैं तो फिर
वहां पर आप देखेंगे कि उसका बहुत ज्यादा एक तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं टीएस इलियट। टीएस इलियट हैज प्रोड्यूस्ड सम मास्टरपीसेस, उनकी कुछ रचनाएं दे रखी हैं। द वेस्टलैंड, ये बहुत बड़ी रचना है। प्रील्यूड्स, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पुफ्रॉक, इसके बाद है द हॉलो मैन। ये सारी की सारी रचनाएं हैं टीएस इलियट की। थोड़ा समय देकर हम इनको एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली रचना जो है वो टीएस इलियट की, ठीक है, यहाँ हम लिख लेंगे तो निश्चित तौर पर ही ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सबसे पहली रचना है द वेस्टलैंड, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, और कुछ रखो या ना रखो ये तो याद रखनी ही है, ठीक है। द वेस्टलैंड है। इसके बाद सेकेंड हम देखते हैं कि प्रील्यूड, ये रचना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पुफ्रॉक। इसके बाद हम देखते हैं द हॉलो मैन। ये सारी की सारी रचनाएं जो है वो आपको याद रखनी है टीएस इलियट के बारे में, ठीक है। इसके बाद है इलियट इज नोन एज पोप ऑफ रसेल स्क्वायर। ये बात ठीक है, जहां पे ये रहते थे उसी उनको पोप कहा जाता है। इस पर्टिकुलर रीजन में ये रहते थे तो वहां का पोप इनको कहा जाता है, तो ये बात ठीक है, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। सम अदर वर्क्स ऑफ टीएस इलियट इंक्लूड्स, उनके कुछ अदर वर्क्स हैं। सेलिंग टू बाइजेंटियम, द सेकेंड कमिंग, द वाइल्ड स्वान्स एट कूल, अ प्रेयर टू माई डाउटर। इसके बाद है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। जी नहीं, ये सारी की सारी रचनाएं तो हैं, बिल्कुल ठीक बात है, मॉडर्न एज की ही रचनाएं, लेकिन ये टीएस इलियट की ना होंगी। ये रचनाएं जो है वो डब्ल्यू बी ईट्स की रचनाएं हैं, तो इनको याद रखें आप लोग। तो टीएस इलियट की रचनाएं तो ऊपर दे रखी है वो, और डब्ल्यू बी ईट्स की रचनाएं जो है वो सेलिंग टू बाइजेंटियम, द सेकेंड कमिंग, द वाइल्ड स्वान्स एट कूल, अ प्रेयर टू माई डॉटर, द लेक आइल ऑफ इनिस फ्री। तो ये ऊपर वाली रचनाएं तो टीएस इलियट की हैं, और ये जो नीचे आपको रचनाएं दे रखी हैं ये सारी की सारी डब्ल्यू बी ईट्स की। तो फिर ये हमारे 3 स्टेटमेंट ठीक थे और चौथा ठीक नहीं था। हमको पूछा करेक्ट कौन से हैं, तो ए बी और सी कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको 5 से 10 सेकंड का समय देता हूं, एक बार कोशिश करिए कि इन सारी रचनाओं को अच्छे तरीके से याद करें। जैसे हम बात करते हैं टीएस इलियट के बारे में, तो उनकी रचना है द ग्रेट मास्टर ऑफ सिटी थीम, ये तो उनको कहा जाता है। फिर द वेस्टलैंड, प्रील्यूड्स, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, इसके बाद द होलो मैन, ये रचनाएं हैं। इलियट को पोप ऑफ रसेल स्क्वायर भी कहा जाता है। इसके बाद डब्ल्यू बी इट्स की कुछ रचनाएं हैं। सेलिंग टू बाइजेंटियम, द सेकेंड कमिंग, द वाइल्ड स्वान्स एट कूल, अ प्रेयर टू माई डॉटर, द लेक आइल ऑफ इनिस फ्री। इसके बाद डब्ल्यू बी इट्स के बारे में एक और जानकारी याद रखें, 1923 के अंदर इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। नोबेल प्राइज इनको कब मिला था, 1923 में। आगे बढ़ते हैं। रेड द फॉलोइंग नेचर्स ऑफ राइटर्स विद देयर फेमस वर्क्स। देखिए हम लोग रिप्रेजेंटेटिव ऑथर्स की बात कर चुके हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑथर्स की बात करने के बाद हम आ रहे हैं अब उनके वर्क्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा स्लीपिंग हैड माई लव, जिसको लुले भी कहते हैं, ये एक रचना है। और इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स, ये रचनाएं जो है वो डब्ल्यू बी ईट्स की बता रखी है, तो हम देखेंगे ये सही है या गलत है। इसके बाद फर्न हिल जो है वो डायलिन थॉमस की रचना है, ये बात ठीक है, डायलिन थॉमस का लिखा हुआ है फर्न हिल। बर्चेस जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 वेज ऑफ लुकिंग एट अ ब्लैक बर्ड, एक ब्लैक बर्ड की तरफ देखने के 13 तरीके, ये बताई वॉलेस स्टीवंस ने, तो ये बात भी ठीक है। अब यहाँ पे स्लीपिंग हैड माई लव और इसके बाद इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स, ये दोनों रचना है। ऐसा नहीं डब्ल्यू बी ईट्स लिखा देखा और सीधा डब्ल्यू बी ईट्स कर लिया, ये एक एलिजी है, ठीक है। ये एलिजी लिखी थी डब्ल्यू एच ऑर्डर ने। किसने लिखा था, डब्ल्यू एच ऑर्डर ने लिखा था। और उसके बाद स्लीपिंग हैड माई लव लुलेबी जो है वो भी इनकी रचना है, डब्ल्यू एच ऑर्डर की। तो बी सी और डी करेक्ट है, और ए जो है वो आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। एक बार इनको पढ़ ले अच्छे से। सबसे पहला रॉबर्ट फ्रॉस्ट की रचना है बर्चेस। इसके बाद हम देखते हैं फर्न हिल जो है वो डायलिन थॉमस की रचना है। 13 वेज ऑफ लुकिंग एट अ ब्लैकबर्ड, ये रचना है वॉलेस स्टीवंस की। इसके बाद स्लीपिंग हैड माई लव और इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स, ये रचना जो है वो डब्ल्यू एच ऑर्डन की रचना है। तो ये सारी बात याद रखें आप यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दे रखा है मॉडर्न एज के बारे में ही है। रीड द फॉलोइंग मैचेस केयरफुली। अब इसमें सबसे पहला आपको दे रखा है बैरक रूम बैलड्स।
द फाइव नेशंस, डिपार्टमेंट डिटीज, ये कुछ पोम्स हैं जो हम देखते हैं कि रडियार्ड किपलिंग ने लिखी है। तो ये बात ठीक है, रडियार्ड किपलिंग की ये रचनाएं आप याद रखें। बैरक रूम बैलेट्स है, द फाइव नेशंस और डिपार्टमेंट डिटीज, ये सारी की सारी रचनाएं हैं रडियार्ड किपलिंग की। फिर हम बात करते ए होजमैन की रचना, बिल्कुल ठीक बात है, होजमैन की रचनाएं हैं शॉपशायर लेड और लास्ट पोएम्स, ये दोनों इनकी रचनाएं हैं, इनको याद रखें। इसके बाद रॉबर्ट ब्रिजेस ने लिखा था द ग्रोथ ऑफ लव और अवेक माई हार्ट, ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जॉन मैसफील्ड ने लिखा था सॉल्ट वाटर बैलेड्स, ठीक है, और द सीकर्स और द एवरलास्टिंग मर्सी, तो ये बात ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो फिर ए बी सी और डी चारों के चारों करेक्ट हो जाएंगे। आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, एक बार फिर से इनको अच्छे से पढ़े ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए, ठीक है। हम देखते हैं एक बार, बैरक रूम बैलेट्स जो है वो लिखा था द फाइव नेशंस और डिपार्टमेंट डिटीज, ये तीनों रचनाएं हैं रडियार्ड किपलिंग की। इसके बाद होजमैन ने लिखी शॉपशायर लेड और लास्ट पोम्स। इसके बाद रॉबर्ट ब्रिजेस ने लिखा है द ग्रोथ ऑफ लव, अवेक माई हार्ट, और जॉन मैसफील्ड ने लिखा है सॉल्ट वाटर बैलेट्स, द सीकर्स और द एवरलास्टिंग मर्सी, ये सारी चीजें आपके सामने आती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डी.एच. लॉरेंस, डी.एच. लॉरेंस के बारे में हमको कुछ चीजें देखनी है। तो इनकी सबसे पहली पोएम थी वो है द स्नेक। यहाँ पर स्नेक को, ये इस पोएम के अंदर कुछ ऐसा हम पोर्ट्रेयल देखते हैं, उनके सामने एक सांप आता है, अलग अलग चीजें सोचते हैं उस सांप के बारे में कि ये क्यों आया होगा यहाँ पर, आई थिंक आई शुड किल इट, वो सोचते हैं कि मुझे इसको मार देना चाहिए, ऐसे हजारों ख्याल उनके दिमाग में आते हैं। फिर अंत में वो उसको जाने देते हैं। क्या बस ऐसे थॉट, एक तरीके से उनके दिमाग में क्या क्या सोच चलती रहती है जब वो सांप उनके सामने होता है, इन सारी चीजों को लेकर इन्होंने ये बात बता रखी है। तो ये द स्नेक जो है इनकी एक कुछ स्टार्टिंग समय में लिखी गई थी पोएम थी। इसके बाद इन्होंने जो फेम हासिल करी वो फेम हासिल करी इनकी नॉवेल से। इसके बाद पोप कॉल्ड हिम एन अनकल्चर्ड मैन। देखो इसके बारे में मैं चीजें बताऊंगा। पहली बात तो स्टेटमेंट ही गलत है। सन्स एंड लवर्स, रेनबो, लेडी चैटरलीज लवर्स आर हिज फेमस वर्क्स, तो ये बात ठीक है। सन्स एंड लवर्स इन्होंने लिखी है, रेनबो इन्होंने लिखी है, लेडी चैटरलीज लवर जो है वो इन्होंने लिखी है, ये तीनों बातें ठीक है। अब आप ये देखिए, अगर किसी बच्चे के अंदर कॉमन सेंस अगर है तो वो निश्चित तौर पे इसका आंसर निकाल सकता है। भाई अलेक्जेंडर पोप जो है वो न्यू क्लासिकल एज के अंदर हुए हैं, 18th सेंचुरी की बात है ये, न्यू क्लासिकल एज के अंदर हुए हैं। हम बात कर रहे हैं 20th सेंचुरी की, मतलब मॉडर्न एरा की बात कर रहे हैं। तो भाई पोप को क्या पता कि भाई आगे आने वाले समय में कोई एक डी.एच. लॉरेंस नाम का आदमी होगा और वो बहुत अनकल्चर्ड होगा, तो भविष्यवाणी वाली बातें तो चलती है नहीं यहाँ पे। तो ये बात इन्होंने नहीं बोली थी, ये बात बोली थी, बोला जरूर गया था इनके बारे में, और वो किसने बोला था? टी.एस. इलियट ने। किसने बोला था? टी.एस. इलियट ने। आप इनको क्यों बोला गया अनकल्चर्ड मैन कहना, मतलब किसी को गैर सांस्कृतिक आदमी कहना, है ना, असांस्कृतिक आदमी कहना, उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। यहाँ कारण क्या है? ये जो भी रचनाएं आप देख रहे हो, और स्पेशली ये रचना जो आप देख रहे हो क्या, लेडी चैटरलीज लवर्स, ये बहुत इनकी कंट्रोवर्शियल नॉवल है। कंट्रोवर्शियल नॉवेल्स क्यों है? क्योंकि उसका रीजन है सर कि इसमें बहुत ओपन, जो ओपन सेक्सुअलिटी है उसकी बात की जाती है, ठीक है, यहाँ पे, इसलिए इसका बहुत ज्यादा विरोध होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें डी.एच. लॉरेंस के बारे में। तो उनकी सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल नॉवल जो है वो कौन सी? लेडी चैटरलीज लवर, और उसका रीजन है ओपन सेक्सुअलिटी। और इनके सारे रचनाओं के अंदर हम ये चीज देखते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एन अनकल्चर्ड मैन कहा जाता है, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि इनकरेक्ट कौन से हैं, तो बी जो है वो इनकरेक्ट है इसमें, ठीक है, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया, सॉरी, इसको आप करेक्ट कर ले यहाँ पर, तो आपको आंसर जो है वो ठीक तरीके से मिल जाएगा। ए और सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो ऑप्शन हमको दिख ही नहीं रहा है कहीं पे, तो ये करेक्ट हो जाएगा, तो फिर ए और सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। हम लोग मॉडर्न एरा को कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको पता ही नहीं पड़ेगा किस समय आपके सारे राइटर्स कंप्लीट हो जाते हैं, किस समय उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। रीड द फॉलोइंग मैचेस केयरफुली। आप देखना है यहाँ पर कुछ रचनाएं दे रखी है और कुछ नॉवेलिस्ट के नाम दे रखे हैं, जैसे जेम्स जॉइस है, वर्जीनिया वुल्फ है, जे.बी. शॉय और जॉन गाल्सवर्दी, इनके नाम दे रखे हैं, और इनकी सामने इनकी रचनाएं दे रखी है। हमको ये जानना है कि क्या ये रचनाएं जो हैं वो उन्होंने ही लिखी हैं या फिर वो रचनाएं किसी और की है। तो सबसे पहला हम देखते हैं जेम्स जॉइस की बात है, द वॉइस आउट, नाइट एंड डे, टू द लाइट हाउस, मिसेस डोलोवे और जेकब्स रूम। पहली बात, मिसेस डोलोवे जब भी आए उस समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो रचनाएं हैं वो किन की आ जाएंगी? फिर वर्जीनिया वुल्फ की आ जाएंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं रही है इनकी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें। जेम्स जॉइस के बारे में बता रखा है, तो ये सारी रचनाएं जो है द वॉयज आउट,
द नाइट एंड डे, टू द लाइट हाउस और जैकब्स रूम, ये सारी रचनाएं जेम्स जॉयस की ना होके ये रचनाएं हैं वर्जीनिया वुल्फ की। ठीक है, ये रचनाएं हो जाएंगी वर्जीनिया वुल्फ की। इसके बाद है वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है यूलिसीज, फिनेगन्स वॉक, अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन और डबलिनर्स, ये सारी रचनाएं इनकी ना होके ये सारी रचनाएं हैं जेम्स जॉयस की। ठीक है, और ये दोनों स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बहुत प्रोफाउंड फॉलोवर है। ठीक है, इनके बारे में ये बात याद रखें। तो जेम्स जॉयस की रचनाएं आप सीधा इसको ये देख लें कि यूलिसीज, फिनेगन्स वॉक, अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज ए यंग मैन और डबलिनर्स, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है? जेम्स जॉयस की है। उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ की है द वॉयज आउट, नाइट एंड डे, टू द लाइट हाउस, मिसेस डोलोवे और जैकब्स रूम, ये सारी की सारी रचनाएं हैं वो वर्जीनिया वुल्फ की है। इसके बाद जीबी शॉ के बारे में बात करते हैं तो द एप्पल कार्ट बिल्कुल इनकी ही रचना है। मैन एंड सुपरमैन ये भी इनकी रचना है। पिग्मेलियन इनकी रचना है। और आर्म्स एंड मैन, ये बात ठीक है, ये दोनों ही बात हमको गलत लगी। इसके बाद है जॉन गाल्सवर्दी की रचनाएं आप याद रखें तो स्ट्राइक, लॉयल्टी, जस्टिस, स्किन गेम और सिल्वर बॉक्स, ये सारी की सारी रचनाएं जॉन गाल्सवर्दी की। तो हमको पूछा गया करेक्ट कौन कौन से हैं, तो फिर हम देखते हैं सी और डी जो है वो करेक्ट है और ए और बी जो है वो इनकरेक्ट है। आप थोड़ा समय लें और याद करने की कोशिश करें इन सारी रचनाओं को। ठीक है, स्पेशली जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ की रचनाएं तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो जेम्स जॉयस की रचनाओं में हम देखते हैं द वॉयज आउट, ये तो उनकी हो जाएंगी वर्जीनिया वुल्फ की। नाइट एंड डे, टू द लाइट हाउस और मिसेस डोलोवे और जैकब्स रूम, ये वर्जीनिया वुल्फ की है। और जेम्स जॉयस की रचनाएं आप याद रखें यूलिसीज, फिनेगन्स वॉक, अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज ए यंग मैन और उसके बाद है डब्ली नर्स, ये सारी की सारी रचनाएं आपकी हो जाती है किनकी? जेम्स जॉयस की। और जीबी शॉ के बारे में अगर आप याद रखें तो देखिए सारी आपसे याद हो तो ठीक है, अदरवाइज आप एक आध दो जो है वो तो याद रखें, क्योंकि संभावना ये है कि अगर प्रश्न पूछा जाता है आपको इन रचनाओं के अंदर तो फिर या तो बहुत फेमस पूछा जाएगा भाई कोई पर्टिकुलर, जैसे वेस्टलैंड जो है वो किसकी है तो टीएस इलियट की है, और या फिर अगर 3 से 4 रचनाओं को एक साथ लिखा जाएगा और उनमें से पूछा जाएगा कि ये रचनाएं जो है वो किस ऑथर की है, तो वो हमको आसानी से याद आ जाएगा। गाल्सवर्दी की हम बात करते हैं तो स्ट्राइप, लॉयल्टीज, जस्टिस, स्किन गेम और सिल्वर बॉक्स, सब छोटे छोटे नाम है। ठीक है, इनका ये याद रखें, स्ट्राइप, लॉयल्टीज, जस्टिस, स्किन गेम और सिल्वर बॉक्स। ठीक है, हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Read the following statements carefully and answer the question using code below. Joseph Conrad is known for his science fiction including The Time Machine, Kips, The War of the Worlds, The First Man in the Moon। गलत बात। साइंस फिक्शन के लिए मॉडर्न एरा के अंदर जो इंसान जाना जाता है उनका नाम है एच जी वेल्स। क्या नाम है? एच जी वेल्स। ये जाने जाते हैं अपने साइंस फिक्शन के लिए, और इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जिसमें आपका आता है द टाइम मशीन, फिर आता है किप्स, फिर आता है द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स और इसके बाद आता है द फर्स्ट मैन इन द मून। ये सारी की सारी रचनाएं जो है वो आती है आपकी एच जी वेल्स की। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। एच जी वेल्स रॉट द जंगल बुक, कीम, द लाइट दैट फेल्ड। गलत बात। ये जो रचनाएं हैं वो एच जी वेल्स ने नहीं लिखी है। एच जी वेल्स ने तो कौन सी रचनाएं लिखी है? ये ऊपर वाली, यहाँ पे द जंगल बुक ये इंपॉर्टेंट रचना है, कीम भी इंपॉर्टेंट रचना है, और द लाइट दैट फेल्ड इसको चाहो तो याद रखो चाहे तो ना रखो, लेकिन ये सारी रचनाएं हैं आपकी रडियार्ड किपलिंग की। किनकी है? ये वही रडियार्ड किपलिंग है जब अपने राजस्थान में घूमने आते हैं तो मेहरानगढ़ के किले के बारे में अपनी बात कह के जाते हैं। इसके बाद ये बूंदी के तारागढ़ के बारे में अपनी बात कह के जाते हैं। फिर आपने एक बहुत अच्छी पोम है इनकी, कभी जीवन में मौका मिले तो जरूर पढ़ना, जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट पोम्स है, उसका नाम है इफ। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सैमुअल बटलर रॉट द वे ऑफ ऑल फ्लैश। ठीक बात है, ये रचना जो है वो सैमुअल बटलर की है। और हेनरी जेम्स इन्होंने लिखा था द एम्बेसडर और पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, तो ये बात भी ठीक है, ये द पोर्ट्रेट होगा। ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। अब इसमें पूछा है हमको करेक्ट कौन कौन से, तो सी और डी करेक्ट है, तो ये यहाँ पे सी और डी। ठीक है, तो ये थोड़ा समझ लें आप एच जी वेल्स की रचनाओं के बारे में। द टाइम मशीन, किप्स, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, द फर्स्ट मैन इन द मून। इसके बाद रडियार्ड किपलिंग की कुछ रचनाएं हैं, द जंगल बुक है, किम है, इसके बाद द लाइट दैट फेल्ड, और सैमुअल बटलर की द वे ऑफ ऑल फ्लैश, और हेनरी जेम्स ने लिखा था द एम्बेसडर और द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ठीक है, अब देखिए ये आपका इन जो हमने शुरुआती 10-11 प्रश्न लिए हैं इनसे आपका मॉडर्न एज जितना पढ़ना है, जो मेरे अनुसार मुझे लगता है कि आपको ऐसा पढ़ना चाहिए, बाकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इतना ही पढ़ के जाएं, आपको लगे कि अनावश्यक ये कम है थोड़ा सा अब ज्यादा पढ़े कोई बात नहीं, बाकी इतना तो पढ़ के ही जाए, ये मेरी ओर से आपकी ये आपको एक दी गई सलाह है। ठीक है, मानो तो ठीक।
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। ठीक है, देखो इसके बारे में 3 स्लाइड है और तीनों के बारे में कुछ कुछ चीजें अपन को याद रखनी है। इसमें क्या होता है, लेट 19th सेंचुरी मूवमेंट है, 1950 के बाद से ये तकरीबन शुरू होता है। ठीक है, 1950 के बाद में ये मूवमेंट चलता है। इम्ब्रेस ऑफ रैंडमनेस, यहाँ के लिटरेचर के अंदर क्या होता है, रैंडमनेस का मतलब होता है टॉपिक्स फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब कोई मानो कोई रिलीजियस टॉपिक ले लिया, फिर किसी ने पॉलिटिकल टॉपिक ले लिया, मतलब वैरायटी ऑफ टॉपिक्स जो है उन लिटरेचर की बात होती है पोस्ट मॉडर्न एरा के अंदर। इसके बाद प्लेफुलनेस का मतलब होता है थोड़ा फनी एलिमेंट अपना डालना राइटिंग के अंदर। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़ों टुकड़ों में अपनी बातें कहना। वैसे ये बहुत अलग टर्म है, इसको हम बाद में कभी फिर डिस्कस करेंगे। और आपको नहीं, अगर इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझना हो तो फिर हमने जो हमारा लिटरेरी मूवमेंट्स का एक वीडियो बनाया है, जिसमें हम 1-1.5 घंटे का वीडियो है, उसमें हमने बात करी है फ्रेगमेंटेशन की बात करी है, हमने मेटाफिक्शन की बात करी है, इंटरटेक्चुअलिटी, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर मूवमेंट की बात है। मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म जो आपके मूवमेंट दे रखा है, वहां पे मैंने इन चीजों को बहुत अच्छे समझा रखा है। आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हैं। आर सम मेजर फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, तो ये बात ठीक है। यहाँ पे हम प्लेफुलनेस देखते हैं, रैंडमनेस देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन देखते हैं, मेटाफिक्शन देखते हैं और इंटरटेक्चुअलिटी ये देखते हैं। इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट राइटर्स का नाम याद रखें, जॉन बार्थ, सैमुअल बेकेट, इटैलियो कैल्विनो, डॉन डिलिलो, जॉन फाउल्स, जोसेफ हेलर। इसके बाद गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, टॉमस पिंचन, कर्ट वॉनगर्ट, डेविड फोस्टर वॉलेस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नेम है। अब स्टूडेंट्स के साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के अंदर मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स की ये बात आई है कि सर उनको यही नहीं पता है कि वहाँ पे राइटर्स कौन कौन है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, अलग अलग जगह से पढ़ के आए, लेकिन फिर भी उनको ये दोनों पीरियड्स आपस में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। अभी तक हमने जो बात करी वो मॉडर्न एरा की बात है, लेकिन एक बात और ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि जो मॉडर्न एरा में लिख रहे हैं वो पोस्ट मॉडर्न एरा के अंदर नहीं लिखेंगे। भाई उनका यूं नहीं हमारा टाइम खत्म हो गया। बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो मॉडर्न एरा के अंदर लिख रहे हैं और पोस्ट मॉडर्न एरा के अंदर भी उनकी रचनाएं कुछ पब्लिश होती हैं। हमने उन सारी रचनाओं की वहां पर ही बात कर ली। अब हम उन राइटर्स को यहाँ और डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ हम उन राइटर्स को डिस्कस करेंगे जिनको हमने मॉडर्न एरा के अंदर डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, और इसमें भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने हो तो मैं कह रहा हूँ सैमुअल बेकेट का नाम आप याद रखें। इसके बाद आप जोसेफ हेलर को याद रखें और मार्क्विस को याद रखें। ठीक है, ये इन कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स है। खैर इनकी 1-2 रचनाएं जो है वो मैं लेकर आया हूं आपके सामने। और ये वॉलेस को भी याद रखें, ये इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखने। तो हमको पूछा गया है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये तीनों के तीनों करेक्ट है। स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट मॉडर्न एरा के लिए एक तरीके से बहुत सारी जानकारी ये आपके लिए प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। रीड द फॉलोइंग मैचेस केयरफुली। इसमें कुछ रचनाएं दे रखी है, जैसे मैंने बताया डेविड वॉलेस की रचना यहाँ पे दे रखी है, इन्फिनिट जेस्ट और द पेल किंग। इसके बाद स्लॉटर हाउस, वॉन गर्ट। थॉमस पिंचन की है द ग्रेविटीज रेनबो। जोसेफ हेलर की है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, गलत बात। गार्सिया मार्क्वेस की है कैच 22, ये दोनों ही बात गलत है। हमको पूछा गया इनकरेक्ट कौन सा है, तो डी और ई रीजन है उसका। ये दोनों रचनाएं भी यहाँ पर थोड़ी सी अलग हो गई है। जो हेलर है इन्होंने लिखी है कैच 22, ठीक है, और मार्क्वेज ने लिखी है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, गार्सिया मार्क्वेज की रचना है, इसको याद रखिए आप। तो बाकी की तीनों ठीक है। डेविड वॉलेस ने लिखा है इन्फिनिट जेस्ट द पेल किंग। स्लॉटर हाउस ने लिखा है वॉनेगर्ट ने लिखा है स्लॉटर हाउस। यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया है भाई, राइटर का नाम पीछे चला गया और रचना का नाम आगे याद रखे, तो इसको थोड़ा सा देखिए आप। थॉमस पिंचर ने लिखा है ग्रेविटीज रेनबो। जोसेफ हेलर लिखते हैं 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, गलत बात है, इन्होंने लिखा है कैच 22। और गार्सिया मार्क्वेज ने लिखा है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। ये सारी की सारी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं पोस्ट मॉडर्न एरा की। फिर हम आते हैं अंतिम स्लाइड है, यहाँ पर पोस्ट मॉडर्न भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सारे के सारे कुछ रचनाएं दे रखी है, यहाँ पर भी वही बात है। जॉन फॉल्स की रचना याद रखना चाहो तो फ्रेंच ल्यूटिनेंट्स वुमेन ये है। डॉन डिलिलो की रचना है अंडरवर्ल्ड और व्हाइट नॉइज। इटैलियो कॉल्विनो की रचना है ऑन विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर। सैमुअल बेकेट की रचना वेटिंग फॉर गुडोट, इसको याद रखें। जॉन बार्थ की रचना है गाइल्स गॉड बाई द लिटरेचर ऑफ एग्जॉस्शन, ये लिखा है, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, ये कोई नॉवेल वगैरह नहीं है। तो ये सारी रचनाएं हो जाती है आपकी, और ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स आपकी मॉडर्न एरा और पोस्ट मॉडर्न एरा के बारे में भी हो जाती है। इस लेक्चर के अंदर मैंने कोशिश करी है कि अनावश्यक चीजें आपको ना बताई जाए, जितनी भी काम की चीजें हैं आपकी उन्हीं को बताया जाए। ठीक है, और यहाँ पर मैं बचा हूं, अगर मुझे कोई भी एडिशनल जानकारी देनी है तो बेसिकली हो जाता है। टीचर्स के साथ ये समस्या रहती है कि हम लोग एक चीज बताते हैं तो ऐसा होता है कि इंटरलिंक करके उसके संबंध में आसपास की जो चीजें आती है उनको भी हम डिस्कस करें, लेकिन
समय वो नहीं है, अभी आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, आपके एग्जाम बहुत नजदीक है, तो इसलिए आपको वो जानकारी चाहिए जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर यही लेक्चर आज मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने पहले आया होता तो मैं आपको सैमुअल बेकेट के बारे में 2 से 4 जानकारी और अतिरिक्त बताता। इसको हो सकता है आपको इंटरेस्ट भी आता इनको और पढ़ने के अंदर, इस पर्टिकुलर रचना के बारे में, वेटिंग फॉर गोडोट इसमें क्या है, उन चीज़ों की भी हम बात करते। लेकिन समय वो नहीं रहा मेरे पास। अब जो जिम्मेदारी आई अंतिम समय में, वो ये जिम्मेदारी आई कि मुझे जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस जो है वो रिवाइज करवाना है। और आज तक मैं इसमें सफल भी रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट था कि मैं 10 तारीख से पहले आपके ये जो लिटरेरी पीरियड्स है सारे के सारे उनको क्लियर करवा लूँ। हमने 1 तारीख से शुरू किया था तकरीबन। हमने उसमें इंडियन राइटर्स को पढ़ा, लिटरेरी मूवमेंट्स को पढ़ा, और उसके बाद सारे के सारे पीरियड्स को पढ़ा, और बहुत कम दिनों के अंदर हम 10 तारीख से काफी पहले ही इस चीज को कर रहे हैं, तो उस बात की खुशी भी है। और आप सभी से यही निवेदन है, क्योंकि देखिए मेरी क्लास के अंदर आपको वो चीज नहीं मिलेगी कि आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं या फिर मैं फनी बातें कर रहा हूँ। मैं नहीं करता हूँ, मैं टॉपिक से बहुत कम भटकता हूँ। क्या, क्योंकि जैसे ही मैं भटकता हूँ तो मुझे लगता है कि काम की बातें पीछे छूट जाती है फिर, और लेक्चर अनावश्यक लंबा हो जाता है, और मैं उन चीज़ों का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। एक टीचर का काम होता है सिस्टमेटिक तरीके से आके पढ़े। और मैं जैसे अभी भी देखते हैं हम लोग कि कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स आ रहे हैं और 1 घंटे की क्लास है, तो उसके अंदर हम पाते हैं कि यार 15 मिनट तो वो कमेंट्स पढ़ने में उन्होंने निकाल दिए, और रहा फिर 45 मिनट उनके पास रहे क्या। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या, मेरे पास अगर समय है, मैंने अभी 45 मिनट्स में मेरा प्रयास ये रहा कि 1.5 से 2 घंटे का कंटेंट आपको दिया जाए। डिजिटल एजुकेशन का बेनिफिट यही होना चाहिए कि कम समय के अंदर आप ज़्यादा चीज़ें करें, वरना वही चीज़ ऑफलाइन क्लासेस के अंदर अगर आप 1 घंटे के अंदर जितना पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर आप 2 घंटे में पढ़ेंगे तो फिर उसका क्या ही अर्थ है। डिजिटल एजुकेशन का अर्थ ये होना चाहिए कि आपके लिए चीज़ें थोड़ी सरल की जाए, जो ज़्यादा समय का काम है उसको थोड़ा कम समय में किया जाए। और मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर आया हूँ, और आगे भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर चलूंगा मैं, क्योंकि मुझे अनावश्यक बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या, ठीक है, अगर कहीं पर कोई ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आपके लिए हेल्प कर सकती है तो फिर वो निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊंगा। आई होप सो कि ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा है। जिस तरीके से हमने बाकी के सारे लेक्चर बताए हैं उसमें भी आपने काफ़ी सराहा है, और जो प्यार आपका मिला है तो निश्चित तौर पर मैं खुद भी मोटिवेटेड हूँ आगे और भी अच्छा काम करने के लिए। आपको बेहतर लगा है तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे हमारा। और ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल याद करके जाएं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। धन्यवाद इस लेक्चर को इतना तल्लीनता से सुनने के लिए। पुनः मिलते हैं फिर से हम, शायद अब तो ये होगा कि हम रीड के ऊपर ही बात करेंगे अब जब भी हम, क्योंकि रीड के अंदर हम बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ आने वाले हैं, आपके सारे टॉपिक्स को वहाँ कवर करेंगे। यहाँ सिर्फ लिटरेचर पढ़ाया मैंने आपको 2nd ग्रेड का। आपने टेलीग्राम जो ग्रुप जो है वो ज्वाइन नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर आप आगे आने वाले समय के अंदर बहुत काम की जानकारियां उस ग्रुप के अंदर आपको मिलने वाली है। धन्यवाद एक बार पुनः आप सभी का। फिर से मिलते हैं किसी नए लेक्चर में।